प्रश्न था समीक्षावादी कलाकार कौन है। ऑप्शन क्या क्या है? रणवीर सिंह बिष्ट, क्या है ऑप्शन? एन.के. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदनलाल नागर। दूसरा प्रश्न हमारा है राजेंद्र प्रसाद, इनकी प्रसिद्धि किस लिए है? वॉच करने के लिए, और इन्हीं से संबंधित दूसरा प्रश्न रहेगा कि राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस स्कूल से है? पहले ये वाला प्रश्न समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार है। इनका जन्म उत्तराखंड में लैंसडाउन में हुआ था ना। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि इनका जन्म हुआ कहाँ है। अब यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि ए रामचंद्रन शुक्ल नहीं है। ए रामचंद्रन शुक्ल नहीं है। अच्युतन रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार नहीं है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना। ए रामचंद्रन और जब रहते हैं रामचंद्र शुक्ल तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल प्रश्न है ना। ए रामचंद्रन और रामचंद्र शुक्ल दोनों अलग अलग हैं। ये हिंदी साहित्य से संबंधित है और ए रामचंद्रन हमारे यहाँ चित्रकार के रूप में, भित्ति चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। इसी शैली को, जो समीक्षावादी शैली है, इसी शैली को काशी शैली के नाम से कभी प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में काशी शैली के जन्मदाता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल के कुछ चित्र है और समीक्षावाद से संबंधित किसके चित्रों पर समीक्षावाद का प्रभाव था, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, और ये ऐसे कलाकार हैं जो रामचंद्र शुक्ल हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे प्रश्न आना फिक्स है, इनसे प्रश्न आना तय है। एक प्रश्न जरूर आएगा, ये जान लीजिए, एक प्रश्न आना तय है इनसे, चाहे इनके चित्रों से आ जाए, चाहे इनकी विशेषता से आ जाए। विशेषता इनकी क्या है? विशेषता इनकी सिर्फ यही है कि इनके चित्रों में समीक्षावाद है या काशी शैली के जन्मदाता है। 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बाकी बहुत डीप में इनको हमें नहीं पढ़ना होता है। इनके चित्रों की क्या विशेषता है, कोई मतलब नहीं है। 3 प्रश्न यहाँ से लर्न करिएगा। एक ये कि इनके प्रमुख चित्र, और इनकी स्वयं की लिखी पुस्तक मेरे पास है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, तो उसमें चित्र काफ़ी दे रखे हैं, उन चित्रों को लिखा देंगे, लर्न कर लीजिए। और दूसरा समीक्षावाद या काशी शैली, बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ें, कौन सा टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम ये जान लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़नी होती है। और पता चला सब एक ही सुर में पढ़ते चले जा रहे हैं
और लास्ट टाइम पता चला कि इनसे तो आना ही नहीं था, बिना मतलब का पढ़ लिया, और ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो ये अच्छा, अब हम आते हैं राजेंद्र प्रसाद पे। इस बार की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण कलाकार बनेंगे ये। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्धि किस रूप में है इनकी? चित्रकार के रूप में है, या मूर्तिकार के रूप में है, या पेंट मेकर के रूप में है, या इनकी प्रसिद्धि वास्तुकार के रूप में है, या कला इतिहासकार के रूप में है? तो सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद वॉस शैली के बहुत बड़े चित्रकार रहे। तो वॉस शैली किसमें होती है? चित्रकला में होती है। ऐसा भी प्रश्न एक पूछा जाता है कि वॉस का संबंध किससे है, इम्पेस्टो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चित्रकारी के लिए ज़्यादा फेमस है। दूसरा प्रश्न इनसे ये भी बन सकता और बनेगा जरूर, राजेंद्र प्रसाद का संबंध किससे है? इनके विशेषता से, इनके चित्रों से, 3 जगह से, और इनका संबंध किस कॉलेज ऑफ आर्ट से है? इतना प्रश्न यहाँ से बनना तय है। देखिए, इस बार की परीक्षा में सुखवीर सिंह सिंघल, राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों को पूछा जाना तय है। और देख लीजिएगा, आप लोग जब परीक्षा देंगे आपको लोगों को खुद समझ में आएगा। राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस स्कूल से है? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से है, या जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट से है, या मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से है, या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से है? तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से है। राजेंद्र प्रसाद का जो शैली अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में प्रसारित किया, वही शैली लखनऊ में राजेंद्र प्रसाद ने प्रसारित किया। बहुत अच्छा प्रश्न इनसे बन सकता है, इनके चित्र भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली, कृष्ण खन्ना की, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना, पहले तो ये प्रश्न बनता है, कृष्ण खन्ना का संबंध किस ग्रुप से है? ग्रुप का क्या करते हैं ये? कैटलॉग तैयार करते हैं। इतना आना चाहिए कि प्रश्न देखते ही हमारे दिमाग में आ जाए, तो उनकी पूरी हिस्ट्री दिमाग में आ जाए। कृष्ण खन्ना, कृष्ण खन्ना की चित्र शैली में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन बोलिए। अपभ्रंश शैली, तो कृष्ण खन्ना का संबंध किस ग्रुप से है? पैक ग्रुप से है। इनके चित्र और इनका संबंध किस ग्रुप से है और इनके चित्रों पर किसका प्रभाव है? 3 चीज़ें हमें पढ़नी है इनसे संबंधित। तो इनका जो संबंध है वो पैक ग्रुप से है। पैक ग्रुप का कैटलॉग तैयार करते हैं, ये लिखते हैं। और दूसरी बात, इनके चित्र प्रमुख हैं।
जैसे इनका एक चित्र है बैंड वाला सीरीज, एक चित्र है इनका ट्रक श्रृंखला, बहुत फेमस है इनका। और इनके चित्रों पर किसका प्रभाव है? तो इनके चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ये 3-4 लाइनें कृष्ण खन्ना से लर्न करनी। हम कृष्ण खन्ना के चित्रों की विशेषताओं को लर्न नहीं करेंगे कि क्या विशेषता है, इनके चित्र कैसे हैं, क्योंकि विशेषता कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं लर्न करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि चित्र में जैसे ट्रक श्रृंखला में क्या दिखाया गया है, ये पूछा जा सकता है। बैंड वाला सीरीज में क्या दिखाया गया है, इसका माध्यम क्या है, ये चित्र कहाँ सुरक्षित है, ये पूछा जा सकता है। देखिए 70% प्रश्न वहीं से आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, 30% प्रश्न वहां से आते हैं जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन बहुत डीप में नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरीके से पेपर पूरा बनता है। तो कृष्ण खन्ना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अब कहिए अवनीन्द्रनाथ टैगोर की तरह, नंदलाल बोस की तरह, विनोद बिहारी मुखर्जी की तरह, क्षितिज मजूमदार की तरह इम्पोर्टेंट है तो नहीं है। पैक ग्रुप की बात करें, रजा की तरह इम्पोर्टेंट है, MF हुसैन की तरह इम्पोर्टेंट है तो नहीं है। इनकी इम्पोर्टेंसी है लेकिन 4 लाइनों में। लेकिन रजा, सूजा, आरा, हुसैन, गायतोंडे, गाडे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो इनको थोड़ा सा साइड में रख पढ़ना है। हमने बताया 3-4 लाइनों में, लेकिन उतना नहीं जितना हमें MF हुसैन को पढ़ना है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1940, 1943, 1800, 1948, 1948। कलकत्ता ग्रुप, सबसे पहले ये जानेंगे कि ये सबसे पहला ग्रुप कौन था। भारत का सबसे पहला ग्रुप कौन था? यंग तुर्कस। लेकिन आंसर क्या लगाते हैं हम लोग? कलकत्ता ग्रुप लगाते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है, एक बार ये प्रश्न बहुत पहले आया है कि सबसे प्राचीन या सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, कलकत्ता ग्रुप है या यंग तुर्कस है। तो सॉल्वर जो है, जिसने सॉल्व किया पेपर को, उन्होंने लगाया कलकत्ता ग्रुप ना लगाया। लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं हम कि सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, तो यंग तुर्कस ग्रुप है। तो हमें लगाना क्या है? यंग तुर्कस। यदि ऑप्शन में है तो पहला आंसर यंग तुर्कस को ही लगाएंगे, कलकत्ता ग्रुप को नहीं लगाना है। ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं लगाना है उसका कारण है, कलकत्ता ग्रुप अगर साक्ष्य देना पड़ा आपको तो कहीं दे नहीं पाएंगे कि ये पहला ग्रुप है, लेकिन यंग तुर्कस का साक्ष्य देना पड़ा तो दे पाएंगे कि ये पहला ग्रुप है। इसलिए हम पहला यंग तुर्कस लगाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कलकत्ता ग्रुप जो था वह किसके विरोध में आया। दूसरी बात, इसकी स्थापना किसने की, इसको और किस नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई, इतना हमें पढ़ना। इसके साथ साथ इससे संबंधित जितने कलाकार हैं, इसकी स्थापना करता कौन है, इसके अन्य कलाकार कौन है, कितने चित्रकारों ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की, इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या था, इतना पॉइंट्स हमको हर ग्रुप के लिए पढ़ना है। और हर ग्रुप में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रुप है वो पैग है, प्रगतिशील समूह। इसके बाद में
आपका कलकत्ता ग्रुप, बड़ौदा ग्रुप और ग्रुप 1890, बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट 6-7 ग्रुप हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला ग्रुप पहले था दिल्ली शिल्पी चक्र, वर्तमान में है प्रगतिशील समूह, पैग ग्रुप। लेकिन हमें 4-5 ग्रुप को खूब अच्छे से लर्न कर डालना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी कलकत्ता ग्रुप की? 1943 में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रुप 43 के नाम से भी जानते हैं। हम ये जान लेंगे कि हमें क्या हुआ। हाँ अच्छा, ऑप्शन में नहीं है इसलिए अगर, हाँ बिल्कुल, अगर ऑप्शन में 1942 होता है और ऑप्शन में 43 भी होता है, तब क्या करेंगे? तब 42 करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना तब 1942 करते हैं जब नहीं चरमोत्कर्ष हुआ था। दरअसल स्थापना जैसे किसी मकान की, कोई मकान की नींव रखी जा रही है, जैसे भूमि पूजन होता है, तो जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी दिन तो घर बनकर तैयार नहीं होता है, लेकिन डेट वही निर्धारित हो जाती है जिस दिन भूमि पूजन हुआ। जैसे लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। स्थापना 1911 में, क्या 1911 में ही स्कूल बनकर तैयार हो गया? नहीं हुआ। क्या चीज? 3-4 टाइम दिए गए हैं। इसलिए दिए गए हैं कि पहले स्थापना जिस दिन नींव पूजन हुआ उसकी बात की गई है, फिर इसमें जब बनकर तैयार हुआ, जब यहाँ पर भारतीय और अंग्रेज दोनों प्रधानाचार्य आए तब का डेट दिया गया है, और ये जब संचार अच्छे तरीके से रन करने लगा तब का समय दिया गया है। लेकिन हमें यही तो समझना है। देखिए, समझना कला में यही है कि आंसर क्या दें हम, नहीं तो पता चला 4 आंसर जान रहे हैं, अब दे क्या। अब इसमें ग्रुप 43 तो पढ़ते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में जब है नहीं। अच्छा, ये पेपर कब का है? 1999 का है ना। तो इतना उस समय ज्ञान था और ना ही इतना प्रचार प्रसार था, इतना कला का क्रेज नहीं था, लोग नहीं जानते थे। सीटें खाली चली गई, आंसर क्या आया? आंसर की तो जारी होने लगी 2013 से। इसके पहले आंसर की नहीं आती थी। स्टूडेंट ये नहीं जानता था कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया, उसे नहीं पता होता था। एक 3rd कॉपी मिल जाती थी, 2nd कॉपी तब मिलती थी, 3rd नहीं, 2nd कॉपी मिल जाती थी। और उससे मिलाएंगे कैसे? जब तक आयोग ने आंसर की ही नहीं भेजा है तो मिला कैसे सकते हैं? तो नहीं मिलाया जाता था, इसलिए पता ही नहीं चलता था कि। और शिल्पी उसी समय की है भाई। 13 के पहले जितनी परीक्षाएं हुई हैं शिल्पी में वही तो सब है। 13 के बाद की जो परीक्षा है वो भी शिल्पी में है, तो उसके आंसर्स तो सही मिल जाते हैं, लेकिन इसके पहले वाले आंसर सही नहीं मिलते हैं। अब हमें ये समझना है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना में यदि 42 होता है और 43 दोनों होता है, तब हमारा पहला जो आंसर बनता है वो 1942 बनता है, और नहीं है तब हम 1943 करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी ये सब उदाहरण आ रहे हैं आपके सामने। आपकी परीक्षा नहीं हो रही है कला से संबंधित, टीजीटी खाली माध्यमिक वाला, बाकी तो लगभग परीक्षाएं हर वर्ष हो ही रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है हर जगह का, बिहार का 2-2 परीक्षा आपने देख ही लिया है, केवीएस का, एनवीएस का, DSSB का, RPSC का, हर जगह की परीक्षा तो हो रही है ना। तो उससे संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि राइट आंसर क्या है। अभी पूछा गया कि पैग में कितने सदस्य थे, तो पैग में अभी तक तो हम लोग सिर्फ सबको पढ़ते थे, गाडे को भी पढ़ते थे, SN बाकरे को भी पढ़ते थे, MF हुसैन को, आरा को, सूजा को, रजा को, सबको पढ़ते थे। लेकिन हम लोग उस समय ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि VS गायतोंडे को बाहर भी करना है। क्लियर था? नहीं था। तो प्रैक्टिस करते करते इतना अनुभव हो जाता है, इतना पता चलता है कि कहाँ क्या पूछा गया, इसका आंसर क्या बताया गया। NCERT कहती है कि सन 1942 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हो चुकी थी। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन में आयोग ने सन 1999 में दिया ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे?
अब तो कभी दोनों दे दिया तब स्टूडेंट वहीं कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा सन 1943 जब इसको ग्रुप 43 के नाम से जाना जा रहा है तो हम 42 कैसे लगाते हैं, आप ही कहेंगे। और फिर माथापच्ची वहीं होती है। मैंने देखा है 2011 के पेपर में प्रश्न पूछा गया, प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, इस तरीके से प्रश्न आया और उसमें ऐसा ऑप्शन दिया, आई थिंक 2011 की 16, कंफर्म नहीं है मुझे, चाहे 11 हो चाहे 16 हो, उसमें प्रश्न आया हाथी घोड़ा जिराफ, इस तरीके का ऑप्शन बना। और दूसरा ऑप्शन बना भाला लिए हुए मानव। तो क्या भाला लिए हुए मानव के चित्र नहीं मिले हैं? मिले हैं, लेकिन आयोग ने क्या उत्तर माना? हाथी, घोड़ा, बैल, बाघ ये माना। क्यों माना? बार बार पढ़ाया जाता है और कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि भाला लिए हुए मानव का चित्रित किया है मानव ने, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा। हाँ, भालाधारी मनुष्य, सुअर का आखेट, शहद एकत्रित करते हुए ये चित्र प्राप्त हुआ है, लेकिन उनका जो मेन टॉपिक था वो घोड़ा, हाथी, बारहसिंगा, जिराफ ये सब था, इसीलिए आयोग ने इसको माना। मैंने कहा है कि मेन टॉपिक जो है, इनका मेन विषय जो है प्रागैतिहासिक काल का, वह सिर्फ पशु और पशु के साथ आखेट और आखेट पहले पशु बाद में, आखेट में दोनों आ जा रहे हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में पशु आखेट मानव दे दिया तो हम मानव को बाहर कर देंगे, क्योंकि ये मुख्य विषय नहीं था इनका। बस ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। अब पता ही नहीं है कि 42 में हुआ है कि 43 में, और जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं 43 में हुआ। आयोग ने जब यहाँ पर 42 रखा ही नहीं है तो 43 में होगा, लेकिन जब रख देगा 42 और 43 दोनों, तब हमारा राइट आंसर 1942 हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पेपर सॉल्व करते समय हर ऑप्शंस को क्लियर करते चलिए कि यहाँ पर ये होता तो क्या होता, और ऐसा ही प्रश्न बनेगा, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर देगा। भाई कला जो है, चाहे वो 50,000 पहले की हो चाहे वो अब की हो, कला तो वही है ना। मिर्जापुर कहीं जो है मध्य प्रदेश में नहीं चला गया है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ही है, तो वहाँ की जो कला है वो यही रहेगी, पेपर चाहे जब हो। तो 1942 पहले, 1943 बाद में, ये ध्यान में रखिए। जैसे पैर ग्रुप की स्थापना हम लोग पढ़ते हैं 1947 में, खूब रटा हुआ है, एनसीईआरटी मानता है 47 में नहीं 46 में हुई थी। अब अभी तक तो क्या था, ऑप्शन में 46 नहीं देता था, 47 दे दिया। वही केवीएस का पेपर जब दिया उसमें 46 और 47 दोनों दे दिया। अब स्टूडेंट गलत करके चले आए, अब पता चला कि अरे हमने तो 47 ही पढ़ा है, 47 आपने पढ़ा है ना, लेकिन आयोग कहता है कि 46 में इसकी स्थापना हो चुकी है। अगला प्रश्न है, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गेर्निका किस माध्यम में बना है? गेर्निका पर किसका प्रभाव है? गेर्निका किस शैली का है? पिकासो टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है पिकासो, इनसे प्रश्न आता ही आता है। अब बात करें अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी। क्या है? उपरोक्त सभी
सबसे पहले तो ये समझना है कि पिकासो की शैली क्यों पूछी गई। पिकासो की शैली पूछी ही क्यों जा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पिकासो की शैली इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कई माध्यमों में कई शैलियों में काम किया है, इसलिए पूछा जा रहा है ना, इसीलिए तो पूछा जा रहा है। बाकी पिकासो के चित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। यहाँ पर गवर्निका, और गवर्निका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर परीक्षा में गवर्निका से संबंधित एक प्रश्न आता ही है। अब उसको वेरी इंपॉर्टेंट करके गवर्निका को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा जब आएगा तो इसका जो पिकासो का जो प्रमुख चित्र था गवर्निका, वो किस शैली में या इस पर किसका प्रभाव है, शैली यहाँ पर और या तो प्रभाव, दोनों चीजें एक। अति यथार्थवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, उपरोक्त सभी। तो पिकासो किसके लिए जाना जाता है, घनवाद के लिए, लेकिन अति यथार्थवाद और अभिव्यंजनावाद, जितना पिकासो घनवादी चित्रकार है उतना ही अभिव्यंजनावादी भी है और उतना ही अति यथार्थवादी भी है। लेकिन अगर हमें कोई एक लगाना, तो मान लीजिए ऑप्शन से ये हटाया और हमने दे दिया भविष्यवादी, आप क्या करेंगे, तब सीधा सीधा घनवादी लगा देंगे। नहीं है गवर्निका के लिए, और नहीं है ऑप्शन में यदि उपरोक्त सभी, तो ये जो चित्र है गवर्निका, ये तीनों माध्यमों में निर्मित हुआ है। अभिव्यंजनावाद का भी प्रभाव है, घनवाद का भी प्रभाव है और अति यथार्थवाद का भी प्रभाव है, इसीलिए इसको पूछा ही गया है। हर जिस चित्र की जो विशेषता है वहां से प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषताओं के कलाकार। ब्राक, के.एस. कुलकर्णी, ब्राक, के.एस. कुलकर्णी, ओजेन फेंट, राम कुमार। घनवाद से प्रेरणा लेने के बाद निजी शैली के, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनके चित्रों में घनवाद का प्रभाव है, घनवादी चित्रकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका घनवाद और पिकासो का घनवाद में फर्क है, क्योंकि इन्होंने उनके घनवाद में अपनी चीज़ों को अलग से जोड़ा है। इसीलिए निजी विशेषताओं के कलाकार कौन है, राम कुमार। और ये प्रश्न बहुत रटा है और लगभग रिपीट होने वाला प्रश्न है। हालांकि 2 साल से 3 साल से किसी परीक्षा में रिपीट अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये होने वाला एकदम सेम टू सेम राम कुमार से संबंधित प्रश्न अगर आता है। राम कुमार, कहाँ के राम कुमार की बात हो रही है? क्या चीज? दिल्ली शिल्पी चक्र से तो संबंध है। ये कौन? हा? शिमला वाले राम कुमार का, शिमला वाले राम कुमार की बात हो रही है, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म शिमला में होता है। हाँ, 1924 में। तो इनकी मृत्यु कब हुई राम कुमार की?
2018 में ना, याद कर लीजिएगा। अभी हाल में किस चित्रकार की प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था? अभी प्रश्न आया था, पीएचडी का एंट्रेंस था लखनऊ का, वहाँ का प्रश्न है ये कि किस चित्रकार के चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था? बताएंगे किसने किया था? मद्रास चोल मंडल क्या है, किसका किया था? मद्रास चोल मंडल, ये जो प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री ने किया, किस उप मुख्यमंत्री ने किया, किसका किया, ये सब करंट में आते हैं। चोल प्रदेश की कमिश्नरी है ये। या चोल लोगों का समूह है ये। या कलाकारों का एक गांव है ये। या इनमें से कोई नहीं। तो चोल प्रदेश की कमिश्नरी, हमें कमिश्नरी से तो कोई लेना देना है नहीं, हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं। चोल लोगों का समूह, ये भी नहीं। कलाकारों का एक गांव, ये जो चोल मंडल है इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई? तो चोल गांव एक था, उस स्थान पर हुई, इसीलिए इसको चोल मंडल कहा गया है। इसकी स्थापना प्रदेश की बात करें कहाँ हुई? मद्रास में हुई। अच्छा, इसकी स्थापना कर्ता किसने किया है? केसीएस पर्णिकर ने किया। इसकी कुछ विशेषता रही होगी तभी इतना ये फेमस हुआ। तो इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में बैठकर चित्रकारी करते थे। सबकी विशेषताएं अपने जीवन की भी अलग अलग है। गुरुकुल जो चला करते थे, उनकी क्या विशेषता हुआ करती थी कि स्टूडेंट वहीं जाकर रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सोते थे। जैसा इस समय का जो गुरुकुल चल रहा है इलाहाबाद में, अगर कोचिंग का गुरुकुल की बात करें तो सबसे बेस्ट जो चल रहा है संस्कृत गंगा। वहाँ जाकर मैंने देखा है, मैंने भी वहाँ कई चीज़ों को मैंने वहाँ से सीखा भी है। तो मैंने ये देखा कि वहाँ के स्टूडेंट वहीं रहते हैं, खाते हैं, किताबें लिखते हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं, और वहीं के स्टूडेंट टॉपर लिस्टों में भी रहते हैं। और पूरी की पूरी सीट उनकी, जब रिजल्ट आता है तो पूरी सीट उनकी खाली हो जाती है, सबका सिलेक्शन हो जाता है। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए, एक जगह रहने से उनको कंपटीशन का आभास होता है, हमेशा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, अगला कितने पानी में है। घर में बैठकर हम ये नहीं जान सकते हैं कि क्या हुआ। जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं उसी चीज़ की हमें पता जानकारी होती है। घर में बैठकर अगर यदि कहा जाए, क्यों, अगर घर में बैठकर ही सब कुछ हो सकता, हम 1% की बात नहीं करते हैं। 1% वो गॉड गिफ्टेड लोग हैं जो कर लेते हैं, वास्तव में कर भी लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो दिल्ली कोई ना जाता पढ़ने, इलाहाबाद कोई ना आता पढ़ने। ये समझिए, यहाँ पर आने से माहौल मिलता है। लाइब्रेरियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। क्यों चल रही हैं? जानते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, अगला 4 घंटे से बैठा है, हम 4 घंटे ही बैठ पा रहे हैं, वो 4 घंटे पहले हमसे आया था। अगर ये भावना मन में आ जाती है तो हम एक जुनूनी हो जाते हैं, एक जुनून सवार हो जाता है। अभी एक लड़की का सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया रॉबर्ट्सगंज से, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, और उसने हमको जो बात बताई सुन के वास्तव में बड़ा कष्ट भी हुआ। और उसने कहा कि मैम, मैं बहुत काली हूँ,
और मेरे घर वाले, सास ससुर, पड़ोसी मुझे हमेशा कहते हैं कि इसका मतलब इतनी गंदी लगती है कि पूछो नहीं। सोचिए, क्या काला इंसान नहीं होता है? ये कोई बात हुई? लेकिन अब उसको टॉर्चर करते हैं। अपने घर वाले कम करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा करेंगे। और उसने हमसे एक बात कहा कि मुझे इस परीक्षा में किसी भी तरीके से चयन लेना है। लेकिन उसकी समस्या इतनी ही नहीं थी, उसकी समस्या ये थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो परीक्षा कब होगी उसका इंतजार कर रही है। कि ऐसा मतलब ऐसे स्टूडेंट को जब मैं देखती हूँ तो वाकई इनको नमस्ते करने का मन करता है कि बताइए अपने करियर से कितना इनको जुड़ाव है, कितना ये समाज में रहकर हीन भावना को इतना अपने अंदर समेट रहे हैं कि उसके लिए बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आगे। फिर मैंने कहा कौन सी बैच तुमने ज्वाइन किया है? बोली तैयारी जीत की। हमने कहा अभी तो कोर्स उसमें बहुत पीछे है और परीक्षा ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जब तक हो पाएगा तब तक एक बार रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार क्लासेस ज्वाइन करें, बार बार वही चीज़ पढ़ें। क्यों कहते हैं? 350-400 स्टूडेंट हर क्लास में रेगुलर रहते हैं, वही क्लास। अब इनका अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ कोर्स, तो बताइए जब आप टेस्ट देंगे और आप चित्रकारों के विषय में, आप फंडामेंटल के विषय में जानते ही नहीं हैं तो आपका नंबर कैसे अच्छा आएगा? नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा उससे जो हमारी क्लासेस और हो चुकी हैं आप उसमें अपना एडमिशन ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप कर लीजिए ताकि आप कर पाइए। ऐसे स्टूडेंटों को पढ़ाने का बहुत मन करता है कि जो खुद जागरूक है, जो खुद चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने का कतई मन नहीं करता जिनको धक्का दिया जाता है कि पढ़ लो पढ़ लो। मुझे सुन के इतना मतलब अजीब लगा कि बताइए काली है इसलिए इतना सुनाया जाता है उसको। तो जब काली थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना? जब देखने गए थे तो आँख फूटी थी। तो मद्रास चोल मंडल क्या है? कलाकारों का एक गांव है। यहाँ पर कलाकार आके बैठते थे, प्रकृति के सानिध्य में चित्रकारी करते थे। प्रकृति को देखकर, जैसी प्रकृति है वैसा चित्रकारी करते थे। ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, आप देखिए यहाँ पर फिर पूछ दिया किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया। अब इम्पॉर्टेंट है, 2 प्रश्न लगातार आ गया। अभी पिछली परीक्षा में बादामी से 4 प्रश्न लगातार आए, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण है उससे प्रश्न। अब कन्हेरी से कह दे 4 प्रश्न 5 प्रश्न पूछेगा? नहीं पूछेगा। अजंता से कह दे 10 प्रश्न पूछेगा? जरूर पूछेगा। तो हमें समझना, बाघ में इतने प्रश्न ही नहीं है तो नहीं पूछेगा। ये समझ लेंगे जिस दिन, उस दिन चयन हो गया। हमने बहुतों को देखा है इतना पढ़ते हैं बाप रे, और अभी एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट पता चलता 70% आया। वो इसीलिए आता है, हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? KCS पानेकर, देवी प्रसाद रायचौधरी। आरवी भास्करन। तो अगर हम देवी प्रसाद रायचौधरी को देखें तो ये क्या है, किस रूप में फेमस है? मूर्तिकार। लेकिन क्या ये चित्रकार नहीं है?
ऐसा एक प्रश्न बनता है कि सिर्फ और सिर्फ चित्रकार कौन है? बना था उसमें शंकु चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी और राम किंकर बैज और बेंद्रे। तो बेंद्रे सिर्फ और सिर्फ चित्रकार है। ऐसा भी प्रश्न बनता है, बनेगा कि कौन सिर्फ चित्रकार है, कौन सिर्फ मूर्तिकार है, या कौन मूर्तिकार और चित्रकार दोनों है। ऐसा भी प्रश्न बनता है। कौन ग्राफिक आर्टिस्ट है, फिर कौन एक विशेषता में महारत हासिल रखता है, होते हुए भी जैसे हमें फिजिक्स भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, जूलॉजी भी आ रही है, बॉटनी भी आ रही है, लेकिन कोई एक मेन सब्जेक्ट होगा जो हमें बहुत आता होगा। तो बस इनका यही है। देवी प्रसाद राय चौधरी हो चाहे राम किंकर बैज हो, ये सब चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के लिए फेमस है। लेकिन अगर इनको हम मेनली कहें कि ये किसके लिए फेमस होंगे, तो ये मूर्तिकार के लिए जाने जाएंगे। केसीएस पर्णिकर हमारा इसका आंसर तो केसीएस पर्णिकर है। तो केसीएस पर्णिकर ने इसकी स्थापना की थी। अब कब की थी? 1966 में कि 1866 में? देखिए इसमें बहुत से स्टूडेंट बार 1866, जब केसीएस पर्णिकर 1866 में आए ही नहीं थे तो स्थापना कैसे करेंगे? तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। और यह प्रकृति, इसका जो मेन सब्जेक्ट था वो प्रकृति था। प्रकृति में, और प्रकृति वाले चित्र क्या कहे जाते हैं? दृश्य चित्र, लैंडस्केप, भूदृश्य, शैवा, या इसी को शैवा चित्र बोलेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। उस समय उस समय दिल्ली में एक कला संगठन की स्थापना इसी सान्याल ने की थी, जिसका नाम था दिल्ली शिल्पी चक्र। और जितने कलाकार वहाँ से आए वे सभी दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ गए। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो दिल्ली शिल्पी चक्र में कलाकारों की संख्या बहुत है। अन्य ग्रुपों की अपेक्षा, पैक ग्रुप हो चाहे आपका कलकत्ता ग्रुप हो चाहे बड़ौदा हो, इन सबसे ज़्यादा संख्या जो है चित्रकारों की वो दिल्ली शिल्पी चक्र में ही है। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस.डी. छाबड़ा, के हैबर, वी.एस. गायतोंडे, हरिकिशन लाल। तो के हैबर, अच्छा के हैबर और के लक्ष्मा गौड़, के.जी. सुब्रमण्यम, के हैबर, के लक्ष्मा गौड़, के.जी. सुब्रमण्यम, ये तीन कलाकार ऐसे चल रहे हैं जिनसे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इधर राजेंद्र प्रसाद, सुखवीर सिंह सिंघल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनको हमें खूब अच्छे से डीप में पढ़ लेना है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ सुखवीर सिंह सिंघल को यही पढ़ते थे कि इनका संबंध किस स्कूल से रहा है, इनकी कुछ विशेषताओं को, लेकिन अब नहीं, अब इनको खूब अच्छे से, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है ना। आप देखिए 2021 का पेपर देख लीजिए, 16 का देख लीजिए, 1999 का देख लीजिए, बहुत अंतर है पेपर में। ऑप्शन में सीधा सीधा ऑप्शन रखा हुआ है। अभी समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन अब के पेपर में क्या आएगा? ए रामचंद्रन, रामचंद्र शुक्ल, जितने संबंधित राम से होंगे, राम कुमार होंगे, सबको दे देगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट फंसे उसमें। पहले के पेपर्स में आपको कोई ऑप्शन गड़बड़ नहीं मिलेगा, जो आंसर है वही सीधा सीधा रखा रहता है। इसलिए पहले के पेपर आसान होते थे और अब के पेपरों में ऑप्शंस बहुत टफ रखे जाते हैं। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन होता है ना। अच्छा, हमने पढ़ा 47, ऑप्शन में दे दिया 46, अब 46 पता ही नहीं है। और पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले फिर सिर्फ क्या कर रहे हैं? पढ़ते चले जा रहे हैं। डीप में उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है। 46 भी आ सकता है, 47 भी आ सकता है, 48 नहीं कोई ऑप्शन है तो 48 भी हम सही करेंगे पैक ग्रुप के लिए। तो ये ध्यान में रहे। अभी कौन सा प्रश्न आया था जिसमें 46 कहाँ का प्रश्न था, नहीं याद आ रहा है। 46, 47, 48 तीनों ऑप्शन दे रखा था यही पैक ग्रुप के लिए, चाहे एनपीएस का रहा हो, चाहे ये अभी लखनऊ वाली जो परीक्षा हुई थी, क्या नाम था?
जिसको जयश्री ने दिया था, ईएमआरएस में शायद था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पैग के सचिव का नाम बताइए। एमएफ हुसैन, मुल्क राज आनंद, एफएन सूजा या एसके बांकरे। एसएन बांकरे है, गलत लिखा है। तो इसके जो सचिव हैं वो कौन है? सूजा। सूजा वास्तविक रूप में बहुत काम किए हैं पैग ग्रुप में। अगर किसी एक को पैग ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण मानना हो, जैसे प्रश्न दे दे कि पैग ग्रुप के कलाकार हैं, गायतोंडे और सूजा। अब हम जान तो रहे हैं कि सब हैं, अब हम जान तो रहे हैं ये सब हैं। अब क्या करें? तो इसमें से हमें निकाल लेना है सूजा को, क्योंकि इन्होंने पैग ग्रुप में बहुत कार्य किया है। अगर हुसैन से संबंध रखते थे, बाकी कोई कार्य विशेष रूप से नहीं किया है इन्होंने। कार्य का मतलब जैसे कोषाध्यक्ष नहीं रहे, जैसे सचिव नहीं रहे, जैसे कैटलॉग नहीं तैयार किया, इन कामों से ये दूर थे। अब ऐसे ऑप्शनों में थोड़ा सा दिमाग लगता है कि आप क्या करें, ये तो सभी हैं, तो सभी में हम सूजा को अच्छा आंसर मानते हैं। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सन 1963 ईस्वी में हुई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र या कलकत्ता ग्रुप। ग्रुप 1890, ग्रुप 1890 कब जन्म लिया, कब समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ग्रुप 1890 पहले खूब पूछा जाता था, अब की परीक्षाओं में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ग्रुप 1890 इम्पॉर्टेंट है और हमें पढ़ना है। इसका नाम ग्रुप 1890 दिया क्यों गया था? जे पांड्या के घर में इसका गठन हुआ था, इसकी बैठक हुई थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया ग्रुप 1890। इसके प्रमुख कलाकारों में कौन कौन से कलाकार हैं, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी प्रदर्शनी पहली कब हुई, अंतिम कब हुई? तो एक ही बार हुई, पहली और वही हो गई अंतिम। क्या चीज? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। 1962 में इसका स्थापना, हाँ नहीं सुनाई बैठक। अच्छा, अगर प्रदर्शनी की बात कर रही है ना कि बैठक की, बैठक 62 में होती है, प्रदर्शनी 63 में होती है। अब बैठक, जैसे जब बैठक हुई, हमने आज कहा कि आप लोग संडे को आइएगा टेस्ट लेना। अब कहाँ आज है और लेंगे कब? संडे को। तो बैठक आज हुई है और इसका गठन होगा कुछ दिन बाद, बस यही चीज़ है। तो 1962 में इसकी बैठक हुई और 63 में इसकी प्रदर्शनी हुई। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ था या इसके 1890 सदस्य थे, या जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एक बात देख रहे हैं, लगभग हर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, लगभग मिल रहा है, लेकिन आज की परीक्षा में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज की परीक्षा में 4 ऑप्शन आपको देना ही है, क्योंकि आप चारों ऑप्शन में उलझिए। और पहले ही इतना सिंपल पेपर, आपको लगभग हर प्रश्न में इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। तो एक तो अपने आप कट गया, इनमें से कोई नहीं। अब बचा 3 में संघर्ष करना है, लेकिन आज 4 में संघर्ष करना है। पहले का संघर्ष आज का संघर्ष में बहुत फर्क है। तो इसका नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था, जे पांड्या का घर था, और उसका नंबर मकान का जो था वह 1890 था, इसीलिए इसका नाम दिया गया 1890।
घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है घास का ढेर। चित्र सीरीज सबसे ज़्यादा प्रभाववादी बनाने वाले जो कलाकार हैं वो मोने, क्लोद मोने। एडवर्ड माने एक है, एक क्लोद मोने, दोनों ही प्रभाववादी कलाकार हैं, लेकिन क्लोद मोने जो है वो प्रभाववाद में सबसे ज़्यादा सीरीज़ों को बनाया है, चित्र श्रृंखलाओं को बनाया है, और इनको चित्र श्रृंखलाओं का कलाकार भी कहा जाता है। उसमें कुल चित्र हैं। अच्छा, ये तो बहुत, देखिए उठा लेते तो, ये तो बहुत